चिन डायनेस्टी के दूसरे एम्परर की विनाशकारी मौत के कर्स को तोड़ने के लिए तुम फूसू के शरीर में ट्रांसमिग्रेट हो गए। सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम की वकालत करने वाले चुन्यू युए को 300 बड़े वॉल शेप्ड बेसिन्स का रिवॉर्ड दिया। फिर बारी आई शांग यू की, जो मानता था कि चिन डायनेस्टी का अंत आखिरकार चू के हाथों ही होगा। तुमने अर्ली हन डायनेस्टी के 3 महान हीरोज को रिक्रूट कर लिया और जब तक बूढ़े यिंगजिंग कुछ और साल जिंदा रह सकता था, तुमने खुद ग्रेट चिन के 10 लाख सोल्जर्स का नेतृत्व करते हुए ईस्ट और वेस्ट में एक्सपीडिशंस शुरू कर दी। चिन डायनेस्टी का ब्लैक ड्रैगन फ्लैग अब यूरेशिया के हर कोने में लहरा रहा था। लेकिन इसी समय शेन्यांग पैलेस के अंदर फर्स्ट एम्परर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। 5 लाख सोल्जर्स की आर्मी बयूए रीजन को कॉन्कर करने के लिए साउथ की तरफ भेजी गई थी, लेकिन वहां उनका सामना सिर्फ कुछ दसियों हजार मिसेलेनियस सोल्जर्स से हुआ और पूरी आर्मी बुरी तरह हार गई। कमांडर बैटल में मारा गया, जबकि डेप्यूटी जनरल को जिंदा कैप्चर कर लिया गया। चिन डायनास्टी की स्थापना के बाद से पूरे 1 सेंचुरी में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना था। यहाँ तक कि चिन के 6 पावरफुल एनिमीज के खिलाफ लड़ते समय भी ऐसी बेतुकी हार कभी नहीं हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा एब्सर्ड बात सामने आई। पता चला कि ब्रिटिश आर्मी ने झूठे बहाने से देश में एंट्री की थी मिलिट्री रेशंस को दोबारा बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए। यह सुनते ही फ्यूरियस जनरल यिंगजंग ने उनके 9 क्लैंस तक का सफाया कर दिया। फॉलन सोल्जर्स के साथ बिस्टोर्ड ट्रेजर्स भी दफना दिए गए, लेकिन उन ट्रेजर्स का दिया जाना असल में कोई सम्मानजनक रिवॉर्ड नहीं था। इसके बजाय लोगों को मिट्टी खिलाई जाती थी, फिर लगातार पानी डाला जाता जब तक उनका पेट भरकर उनकी मौत ना हो जाए। अभी यिंगजंग ने राहत की सांस ही ली थी कि तभी एक पैलेस यूनक दौड़ता हुआ आया और बुरी खबर सुनाई। योर मैजेस्टी, आपका बेटा फिर से ग्रैंड ट्यूटर की पिटाई कर रहा है। इस बार ग्रैंड ट्यूटर को इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि उसने साफ कह दिया कि वह अब और काम नहीं करेगा। वह बार बार कह रहा था कि उसे वापस फार्मिंग करने के लिए भेज दिया जाए। यिंगजेंग ने बिना एक पल गंवाए जाओ गांव को साथ लिया था और सीधे इंपीरियल गार्डन की ओर निकल पड़ा। लेकिन आर्टिफिशियल हिल के ऊपर कोई पहले से ही खड़ा था। उसकी पीठ सबकी तरफ थी। पास आते कदमों की आवाज सुनने के बाद भी उसने अपना पोस्चर तक नहीं बदला। उल्टा उसने बेहद एरोगेंट अंदाज में ऐलान किया, अगर हेवन ने मेरे यिन डायनेस्टी को पैदा नहीं किया होता, फूसू की छिन डायनेस्टी के लिए वह एक ऐसी लंबी रात थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। तुमने एक मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक पोस्चर अपना रखा था। फिर तुमने जैसे ही पूछा, क्या योर मैजेस्टी की प्रेडिक्शन सच साबित हो गई? बयूए रीजन में 5 लाख ट्रूप्स खो दिए गए हैं। मैं जानता हूँ कि इस समय आप बहुत दुखी हैं। इतना कहते ही तुम अचानक पलटे। तुम्हारी पहले से साफ और शांत आंखों में अगले ही पल ऐसी लिमिटलेस चमक फूट पड़ी कि सामने वाला भी हैरान रह जाए। तुमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बस मुझे आर्मी ज्वाइन करने की अनुमति दे दीजिए। मैं निश्चित रूप से बयू को कॉन्कर करूंगा और आपकी मदद से पूरी दुनिया को यूनिफाई कर दूंगा। यिंगजेंग के होंठ हल्के से फड़के। उसने बिना कुछ कहे अपना राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। पास खड़े जाओ गाओ ने तुरंत वह लंबी स्टिक उसके हाथ में थमा दी, जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। और फिर तुम्हारी चीखों के बीच तुम जान बचाकर भागने लगे। जाओ गाओ ने तुम्हें भागते हुए देखा और गहरी सांस भरते हुए सोचा कि 3 महीने पहले हुई एक सीरियस इलनेस के बाद फॉर्मर क्राउन प्रिंस फूसू कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल हो गया है। न सिर्फ उसका पुराना जेंटल और रिफाइंड डिमीनर पूरी तरह गायब हो चुका था, बल्कि अब वह बेहद रेस्टलेस भी रहने लगा था। उसका दावा था कि उसे एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक सब कुछ आता है। वह तो यहाँ तक कहता था कि योर मैजेस्टी को उसे प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, तभी वह चीन को 7 ग्रेट पावर्स को यूनिफाई करने में मदद कर सके। लेकिन सबसे आउटरेजियस बात तो ये थी कि वह लगातार ग्रैंड ट्यूटर की पिटाई करता रहता था। खासकर वह खुद ग्रैंड ट्यूटर और लीसी के प्रति बेहद होस्टाइल हो गया था। कभी कभी अगर तुम उसके काफी करीब आ जाओ तो वह जाने से पहले 2 बार थूकना तक नहीं भूलता था। सच कहें तो ग्रैंड ट्यूटर को पिटाई मिलना कुछ हद तक डिजर्व्ड ही था। साइड हॉल के अंदर जिस ग्रैंड ट्यूटर का नोजब्लीड अब जाकर रुका था, वह लगातार तुम्हारी शिकायतें किए जा रहा था। उसकी सारी बातें तुम्हारी डिसलॉयल्टी और इनजस्टिस के एक्यूजेशन से भरी थीं। उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसे अपनी इंटेलिजेंस पर इतना प्राइड और कंप्लेसेंस है कि वह सोचता है जैसे वह दुनिया का हर काम कर सकता है। वह अब पहले जैसा ओबीडियंट और रिस्पेक्टफुल फसू नहीं रहा। योर मैजेस्टी को उसे सबक सिखाना चाहिए। प्लीज उस पुराने जेंटल और ओबीडियंट फूजू को वापस बुला लीजिए। तुम्हें अच्छी खासी पिटाई देने के बाद फर्स्ट एम्परर का मूड अब काफी बेहतर हो चुका था।
उसने अपने एल्डेस्ट सन की तरफ देखा जो अपना बॉटम पकड़कर बेहद अग्रीव्ड चेहरा बनाए बैठा था। यिंगजंग ने मन ही मन सिर हिलाया। यह बच्चा अपनी सीरियस इलनेस के बाद जैसे पूरी तरह कोई दूसरा इंसान बन गया था। इसके बिहेवियर में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसका कोई सिर पैर समझ में ही नहीं आता था। गुड फॉर्चून के तीसरे दिन तुम फिर यिंगजंग के पीछे पड़ गए कि अपना नाम बदलने दिया जाए। तुम्हारा कहना था कि फूसू नाम अनलकी है और चिन डिनास्टी की कंटिन्यूएशन के लिए डिट्रीमेंटल है। बस फिर क्या था, उसी वक्त तुम्हारी जमकर पिटाई हो गई। आखिर वह नाम खुद यिंगजेंग ने दिया था और तुम उसकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लेकिन किसे पता था कि तुम कहीं से इतनी विकेट ट्रिक सीख कर आ जाओगे। पूरे 2 महीने तक जैसे ही यिंगजंग टॉयलेट में जाता तुम भी वहां प्रकट हो जाते। कुछ नहीं करते, बस एक तरफ स्क्वाट करके अपनी नाक दबाए बड़बड़ाते रहते। फ्लाइज से भी ज्यादा अनोइंग, न मैं भाग सकता हूँ, न लड़ सकता हूँ, न ही इसे बाहर निकाल सकता हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से यिंगजंग पूरे 2 महीने कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहा। आखिरकार उसके पास तुम्हारी किस्मत बदलने और नाम यिंगशुअन रखने की मांग मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बात को याद करके यिंगजंग मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। लेकिन इस बार तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। बैयू के खिलाफ सदर्न एक्सपीडिशन शुरू होने से पहले अगर तुमने बार बार उसे पर्सुएड न किया होता तो साउथ के लिंगनन इलाके के पुराने वेदर और टोपोग्राफी से लेकर ग्रेन ट्रांसपोर्ट की स्पीड तक हर पहलू का एनालिसिस करके तुमने जो कंक्लूजन्स निकाले थे उनकी वजह से ही यिंगजंग को समझ आया कि इस बार बैयुए में सीधा एडवांस करना बेहद रिस्की था और इससे चिन आर्मी को भारी डिफीट मिल सकती थी। इसी वजह से उसने पूरी आर्मी को ब्लाइंडली आगे भेजने के बजाय लिंगनान के आउटस्कर्ट्स में सोल्जर्स को छिपा कर रखा और उन्हें पूरी तरह स्टिल रहने का आदेश दिया। इस एक डिसीजन ने इंपीरियल कोर्ट के अंदर छिपे न जाने कितने पैरासाइट्स को बाहर निकाल दिया। अब जब तुम्हारा बट भी नहीं दुख रहा था, तुम एक पिलर के पास खड़े होकर लाओबी को घूर रहे थे जो तुम्हारी शिकायत करते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एंडलेस लेक्चर सुनकर तुम्हारे मन में बस एक ही ख्याल आया, इस बूढ़े के दिमाग में रिजिड आइडियाज के अलावा कुछ है ही नहीं। वो बार बार यही कह रहा था कि एंशिएंट मेथड्स ऑफ गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, चिन डायनेस्टी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकती और फ्यूडल सिस्टम ही सबसे अच्छा रास्ता है। तुम्हारा मन कर रहा था कि हिस्ट्री का क्लॉक ही पीछे घुमा दो, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइमलाइन में इसी आदमी की वजह से फूसू इतना फूलिश बन गया था कि आखिरकार एक फेक इंपीरियल एडिक्ट के कारण उसे अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन तुम तो मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए थे, तुम इतनी आसानी से उसके छोटे मोटे ट्रिक्स से ब्रेन वॉशड होने वाले नहीं थे। हालांकि जब तुम डेंग शॉपिंग के साथ डिबेट करने की कोशिश करते मतलब तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए। आखिर 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था और बाद की जनरेशन्स में कई शब्दों के मीनिंग्स पूरी तरह बदल चुके थे। अगर तुम प्लेन लैंग्वेज में समझाते तो ये लोग शायद समझते ही नहीं। यही सोचकर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया। तभी अचानक तुम्हें एक महान व्यक्ति की बात याद आ गई। ट्रुथ हमेशा कैनन्स की रेंज के भीतर होती है और मजे की बात ये थी कि यह बूढ़ा भी इस वक्त तुम्हारी फिस्ट की रेंज के ठीक अंदर खड़ा था। फिर क्या था, तुमने बिना ज्यादा सोच विचार किए उसके सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। अब तुम पूरे बाउंडलेस एंथुजियाज्म के साथ अपनी नई इच्छा जाहिर कर रहे थे। काश तुम्हारे पास एक छोटा सा बॉल होता जो 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता और पूरी तरह यूनिवर्सल ट्रांसलेशन कर सकता। लेकिन यिंगजंग भी तुम्हारी एंडलेस बातें सुन सुनकर थक चुका था। उसने आखिरकार तुम्हारी बात बीच में काटते हुए कहा, बस आगे बोलो, चुन्यू युए पर हमला क्यों किया? ग्रैंड ट्यूटर ने देखा कि तुम कोई जवाब नहीं दे रहे तो उसने तुरंत लेक्चर शुरू कर दिया। चाहे तुम्हारी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी अलग क्यों ना हो, तुम्हें अपने मास्टर पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसी अनग्रेटफुल हरकत के बाद भविष्य में कौन तुम्हें नॉलेज देने की हिम्मत करेगा? ये सुनते ही तुमने आईब्राउ उठाई और शांत आवाज में कहा, मैं समझ गया। फिर तुमने ग्रैंड ट्यूटर से तुरंत अपॉलॉजी भी कर दी। यिंगजंग ने यह देखकर सोचा कि आखिर उसकी एजुकेशन सफल हो ही गई और उसने सेटिस्फैक्शन में सिर हिला दिया। पास खड़े चुन्यू युए ने भी अपने होठों के कोने ऊपर उठा लिए। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, यंग मास्टर हो तो क्या हुआ, आखिर मेरे सामने बाव करके अपॉलॉजी तो करनी ही पड़ेगी। कन्फ्यूशनिज्म सच में ग्रेट डाओ है। लेकिन तभी तुम चुन्यू युए की तरफ मुड़े और बोले, ग्रैंड ट्यूटर, आपसे मेरा अपॉलॉजी स्वीकार कीजिए। आप स्टूडेंट को गलत दिशा में नहीं ले गए थे, गलती मेरी थी। भविष्य में मैं और गहराई से आपकी बात सुनूंगा और आपके द्वारा एडवोकेट किए गए फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह समझने की कोशिश करूंगा। यह सुनते ही झेंगे के चेहरे की कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन वहीं जम गई।
क्या? अगले ही पल उसकी आवाज गूंजी, किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो, इसका ग्रैंड ट्यूटर का पद एबोलिश करो और इसे कंट्री साइड वापस भेज दो, वहीं रिटायरमेंट की बाकी जिंदगी बिताए। तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। तुम अपने इस चीपस किड फादर को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तुम्हें पता था कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, फ्यूडल सिस्टम से। और अब जब मिस्टर चुन्यूकिन डायनेस्टी की कंटिन्यूएशन को लेकर इतना कंसर्न्ड है, तो क्यों ना उसकी फैमिली प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दी जाए और उसे कंट्री और पीपल की सेवा करने वाले महान व्यक्ति की रेपुटेशन देकर कंट्री साइड भेज दिया जाए। चुन्यू युए वहीं स्टेच्यू की तरह जम गया और पूरे 1 घंटे तक उसकी हालत ऐसी ही रही। तुम्हें बिना किसी वजह के पिटाई पड़ी थी, फिर ऊपर से जॉब भी गई और सारी वेल्थ भी चली गई। 3 मेजर इवेंट्स एक साथ। तुम मन ही मन चकल करते हुए सोचने लगे, यही तो सबसे क्लासिक वे ऑफ लिविंग है। पैसा गया तो चुनियू कुन भी साइड हॉल से पूरी तरह निराश चेहरा लेकर निकल गया। तभी कोर्ट सेशन खत्म होने के बाद जा चुके लीसी वापस अंदर आए और रिस्पेक्टफुली बोले, योर मैजेस्टी रेंशियाओ और जाओतो आर्मी कैंप में पहुंच चुके हैं। उन्होंने सक्सेसफुली आर्मी का कंट्रोल संभाल लिया है। अब बैयुए पर दोबारा अटैक कब करना है, इसका डिसीजन योर मैजेस्टी को लेना होगा। यिंगजंग ने सिर हिलाया, इस मामले पर अभी बहुत केयरफुली विचार करना होगा, अब और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तभी लीसी ने एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी केस की पूरी फाइल सामने रखते हुए बैम्बू स्लिप्स की एक प्लेट आगे बढ़ाई। इस मामले में कुल 460 लोग शामिल हैं, जिनमें लियांग माओ और लू शंग भी हैं। इन लोगों ने आर्मी के लिए जमा किए गए ग्रेन को सीक्रेटली उन सिटीज में भेज दिया जहां ग्रेन के प्राइसेस बढ़ चुके थे, जैसे शानयांग। वहां उसे बेचकर इन्होंने भारी प्रॉफिट कमाया। इसके बाद चंगशा काउंटी में 2 दिन इंतजार किया और बाद में जब ग्रेन सीज किया गया तो उसे आर्मी को भेज दिया गया। इन 460 लोगों में से ज्यादातर कन्फ्यूशन स्कॉलर्स के फांग फैमिली से जुड़े हुए हैं। लीसी की आवाज में हेजिटेशन साफ महसूस हो रही थी। यह देखते ही यिंगजंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। कन्फ्यूशनिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता। लीसी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, कई मास्टरमाइंड्स का प्राइम मिनिस्टर के साथ क्लोज कनेक्शन है। यिंगजंग ने लीसी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, वाकई तुम मेरे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन तभी तुम्हारा टेम्पर अचानक फिर से भड़क उठा। तुम्हारी आंखों के सामने जैसे झुनलांग का ग्रेन लूटने वाले कीड़े घूमने लगे। तुम गुस्से में बोले, ये स्वॉर्मिंग वर्म्स जुनलियांग पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? फादर, मुझे ये मामला हैंडल करने दीजिए। हमें इन सभी हिपोक्रिटिकल ओल्ड बास्टर्ड्स को खत्म कर देना चाहिए। इनफ! यिंगजंग ने ठंडी आवाज में तुम्हें रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से से इतनी फैल गईं कि लगा अगले ही पल विस्फोट हो जाएगा। आखिर तुम अभी करीब 10 साल के बच्चे थे, लेकिन तुम्हारी बातें ऐसी थीं जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस इसे मार दो, उसे मार दो हो। अगर तुम्हारी ये बातें बाहर फैल गईं तो उन्होंने अब तक जो पर्सोना बनाई थी वह पूरी तरह कोलैप्स हो जाती। यिंगजंग ने तुम्हें काफी देर तक घूरा, फिर हेल्पलेस होकर साई किया। लेकिन सच कहें तो सीरियस इलनेस के बाद ये बच्चा पहली बार उसे सच में अपना जैसा लगने लगा था। पहले का फूसू इतना इंडिसाइजिव था कि यिंगजंग को कभी कभी लगता था कि वह उसका अपना बेटा ही नहीं है। उसने आखिर पूछा, अब क्या करने की सोच रहे हो किड? जो कहना है साफ कहो, हर वक्त एक्टिंग मत करो। तुम्हारी बात ने यिंगजंग के बढ़ते गुस्से को सीधे इंटरप्ट कर दिया और उसके दिमाग में काफी रैशनैलिटी वापस ले आई। तुम चकल करते हुए बोले, फादर एम्परर कितने वाइज हैं, यह तो मैं हमेशा से जानता हूँ। मुझे बस लगता है कि 460 लोग थोड़े ज्यादा हैं। क्या हम कुछ कम लोगों को मार सकते हैं? इससे फ्यूचर जनरेशंस आपकी इमेज को एक महान एम्परर के रूप में टार्निश नहीं करेंगी। लेकिन तुम्हारी उम्मीद के बिल्कुल उलट। यह सुनकर यिंगजंग शांत नहीं हुआ। उसका गुस्सा उल्टा फिर से भड़क उठा। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि इन लोगों ने गलती की है, लेकिन मैं इन्हें पनिश करने के बजाय सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि फ्यूचर जनरेशंस मेरे बारे में क्या सोचेंगी? तुम वहीं स्टन्ड रह गए। ये चीप ओल्ड मैन इस बात को एनालाइज करने का पर्सपेक्टिव भी कितना यूनिक है। तुमने तो साफ साफ उसकी भलाई के लिए बात कही थी। तुम्हारा मकसद बिल्कुल भी यह नहीं था कि वह बुक्स बर्न करे या स्कॉलर्स को जिंदा दफन करवाए और आने वाली हजारों जनरेशंस तक कर्स झेले। लेकिन तुम्हारी छोटी सी एनालिसिस ने उल्टा उसे उन्हीं सॉर्सरर्स के पक्ष में खड़ा कर दिया था। कुछ पल के लिए तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं था। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन को कैसे संभालो। तभी यिंगजंग
यिंगजंग ने ठंडी आवाज में कहा, चलो सुनते हैं प्रिंस फुसू इस बारे में क्या कहना चाहता है। फिर उसने फ्यूचर जनरेशंस की ओपिनियन का हवाला देते हुए पूछा कि अगर लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया और बची हुई सारी बुक्स भी जला दी गईं, तो फ्यूचर जनरेशंस को उसके फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के बारे में जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ से? ये सुनते ही तुम पूरी तरह डम्फाउंडेड रह गए। हे भगवान, मामला तो बस स्कॉलर्स को जिंदा दफनाने का था, लेकिन मेरी एडवाइस ने तो उल्टा बुक्स बर्न करने तक की बात पहुंचा दी। अगर तुम ओरिजिनल फुसू के पर्सनालिटी वाले होते तो यिंग जेंग का गुस्सा देखकर शायद आगे एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम अलग थे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम शेमलेसली यिंगजंग के पास जा पहुंचे, उसकी लेग्स टैप करने लगे और उसके शोल्डर्स मसाज करते हुए बोले, योर मैजेस्टी का डिसीजन एब्सोल्युटली सही है। इन्हें सभी को किल कर देना चाहिए। अगर इन्हें सबको नहीं मारा गया तो पब्लिक एंगर शांत नहीं होगा और उन सोल्जर्स की सोल्स को भी संतोष नहीं मिलेगा जो हेवन में चले गए हैं। अगर इंपीरियल कोर्ट ऐसे लोगों को बच निकलने देगी तो बैटलफील्ड में कौन बहादुरी से लड़ने की हिम्मत करेगा? कौन पूरे दिल से कंट्री के प्रति लॉयल रहेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो क्या माइटी किन डायनेस्टी धीरे धीरे इन स्काउंड्रल्स ने तो सब कुछ ही निगल लिया था और इन सब के पीछे वो बूढ़ा बास्टर्ड वांग वन था। जब से तुमने सत्ता संभाली थी वह पर्सनली तुम्हारी मदद करता आया था और अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा चिनकोट की सर्विस में लगा चुका था। लेकिन अब ये मामला सामने आया था तो ये सुनकर तुम्हारा खून खौल उठा। भले ही वांग वान इस एम्बेसलमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तुम्हारे समय के हिसाब से करप्ट ऑफिशियल्स की रिकमेंडेशन करने वालों को भी जॉइंटली लायबल माना जाना चाहिए था। तुमने गुस्से से कहा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करो, उसके 9 जनरेशंस ऑफ रिलेटिव्स तक का एक्सटर्मिनेशन कर दो, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। तुमने यिंगजंग को ये सलाह ऐसे रूथलेस एक्सप्रेशन के साथ दी कि खुद यिंगजंग भी तुम्हें देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। अजीब बात थी, तुम उससे भी ज्यादा फ्यूरियस दिख रहे थे और जाने क्यों तुम्हें इतना गुस्से में देखकर यिंगजंग का अपना गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने मन ही मन साय किया। हाँ, वांग वन तो बस कन्फ्यूशन स्कूल के आइडियाज को सपोर्ट करना चाहता था। वह कंट्री को बेनेवोलेंस और एटिकेट से गवर्न करने की वकालत करता था, इसलिए उसी आइडियोलॉजी वाले लोगों को प्रमोट किया गया। उसने खुद मिलिट्री रेशंस की एम्बेजलमेंट में हिस्सा नहीं लिया। वह तो प्रीवियस किंग के समय से ही कोर्ट की सर्विस कर रहा है। भले ही उसने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट न की हो, लेकिन उसने इतने साल मेहनत तो की है। ऐसे किसी इंसान को बस यूं ही कैसे मार सकते हैं? क्या इससे लॉयल और ऑनेस्ट ऑफिशियल्स के दिल नहीं टूटेंगे? कंट्री को गवर्न करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर वक्त इसको मारो उसको मारो करते रहोगे तो वायलेंस सिर्फ और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा। इसके अलावा इससे कोई फायदा नहीं। तुम तुरंत हैरान होने का नाटक करते हुए बोले, ओह आई सी, फादर एम्परर सच में बहुत वाइज हैं। लेकिन अगले ही पल तुमने क्यूरियोसिटी भरी नजरों से यिंगजंग को घूरते हुए पूछा, तो फिर इन 400 प्लस लोगों का क्या होगा? यिंगजंग के चेहरे पर आई सैटिस्फाइड स्माइल अभी पूरी तरह गायब भी नहीं हुई थी कि वहीं फ्रीज हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि वह पूरी तरह तुम्हारे ट्रैप में फंस गया है। नीचे खड़े लीसी की तो हंसी निकलते निकलते बची। उसने मन ही मन सोचा, यंग मास्टर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। उन्होंने हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एम्परर्स में से एक यिंगजंग को भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। तुम्हारी एक चाल ने यिंगजंग का पूरा टीचिंग पर्पस ही उलट दिया था। उसने आखिरकार तुम्हारे सिर पर एक जोरदार वैक किया और हाथ हिलाते हुए कहा, इस मामले पर बाद में चर्चा होगी, लीसी को लेकर जाओ। लेकिन तभी यिंगजंग ने अचानक गंभीर होकर पूछा, इन दिनों तुम कई बार कह चुके हो कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, आखिर क्यों? तुम्हारा मुंह हल्का सा खुला रह गया। आधे सेकंड तक हेजिटेट करने के बाद तुम मुस्कुराए और बोले, मैं बस देखना चाहता था कि ग्रेट किन की इनविंसिबल माइट आखिर कैसी दिखती है। लेकिन तुमने सच नहीं बताया। क्या तुम उसे यह कह सकते थे कि तुम्हें अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि फ्यूचर में इंपीरियल कोर्ट के 2 सबसे बड़े पावर ग्रुप्स आखिरकार तुम्हें डेथ की तरफ धकेल देंगे? बिल्कुल नहीं। यिंगजंग ने तुम्हारा जवाब सुनकर बस सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल तुम्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे संकरी हो गईं, जैसे वह तुम्हारे वर्ड्स के पीछे छिपी कोई और बात समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे जाने के बाद लीसी अचानक फिर वापस मुड़ा और पूछा, योर मैजेस्टी, उन 460 लोगों का क्या किया जाए? यिंगजंग ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, मास्टरमाइंड ग्रुप 1 और 3। फिर उसने बाकी लोगों के बारे में आदेश दिया कि जो लोग क्राइम में डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए। लीसी ने सरप्राइज में सिर उठा लिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यिंगजंग इतनी मर्सी दिखाएगा। आखिर इस तरह का क्राइम सीधे कंट्री की
फाउंडेशन को हिला देता था। चाहे पुराने 7 किंगडम्स हों या जो डायनेस्टी, ऐसे अपराधों में आमतौर पर 9 जनरेशंस ऑफ रिलेटिव्स तक को एक्सटर्मिनेट करके पूरे वर्ल्ड को शॉक किया जाता था। यही तरीका था जिससे बाकी लोग डरते और दोबारा ऐसा क्राइम करने की हिम्मत नहीं करते। हिस्टोरिकल चिनशी हुआंग ने भी वास्तव में कई मामलों में यही रूथलेस अप्रोच अपनाई थी, लेकिन इस बार सिर्फ यंग मास्टर के कुछ वर्ड्स की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई थी। ली सी ने मन ही मन सोचा, लगता है यंग मास्टर का योर मैजेस्टी के दिल में स्थान सच में बहुत महत्वपूर्ण है। तभी यिंगजंग ने बेहद कैजुअली कहा, मैंने सुना है कि यंग मास्टर इन दिनों लगातार मेंगचन मैंशन जाता रहता है और दूसरे मिलिट्री कमांडर्स के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस हैं। ली सी थोड़ा चौंका। यिंगजंग ने फिर कहा, जो फॉर्मर क्लोज सिविल सर्वेंट फैक्शन था, अब वह उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। आखिर उसका मन अभी बच्चे जैसा ही है, उसकी प्रेफरेंसेस एक पल में बदल सकती हैं। ली सी कुछ पल तक यिंगजंग के इन वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह केवल सिर झुकाकर सावधानी से बोला, जब यंग मास्टर छोटे थे तब उन्हें कन्फ्यूशनिज्म और उसके एटिकेट में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन अब जैसे जैसे वह थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसका ध्यान हमेशा मिलिट्री रिलेटेड चीजों की तरफ खींचता रहता है। मेरा मानना है कि हमें इस यंग मास्टर को थोड़ा और बड़ा होने देना चाहिए। समय आने पर वह खुद बैलेंस के प्रिंसिपल को समझ जाएगा। किससे पता था कि ये सुनते ही यिंग झेंग अचानक जोर से हंस पड़ेगा। अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम पूरी तरह सिविल सर्विस के लोगों के पक्ष में हो। क्या तुम्हें मुझसे अपने एल्डेस्ट सन को लेकर कोई शिकायत है? ली सी का दिमाग जैसे एक पल में एक्सप्लोड हो गया। पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ था, अब सारी बातें अचानक आपस में जुड़ने लगी। इंपीरियल सेंसर को डिसमिस कर दिया गया था, फिजिशियन को पद से हटा दिया गया था, वांग वॉन की कंफ्यूशनी लाइनेस को लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर बैठे लोग तेजी से हटाए जा रहे थे। ऊपर से इस लेटेस्ट इंसिडेंट ने तो सिविल सर्विस को लगभग पूरी तरह रीशफल कर दिया था। ली सी अब तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। ये सब तुम्हारी वजह से था। अब पुराना सिस्टम धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो चुका था। वांग वैन के हटते ही ली सी का प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग तय था और लीगलिस्ट्स धीरे धीरे इंपीरियल कोर्ट में अपनी जगह बनाने वाले थे। यिंगजंग यह सब जानबूझकर कर रहा था। वह ली सी को वार्निंग दे रहा था ताकि वह हमेशा याद रखे कि इस दुनिया पर विनर्स का अधिकार होता है। ये सभी मिनिस्टर्स भी आखिर विनर्स के ही मिनिस्टर्स थे। उनके पास जो पावर और स्टेटस था वह उन्हें यिंग फैमिली ने दिया था, इसलिए किसी को भी खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए। ली सी ने मुश्किल से अपनी थूक निकली। उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। 3 महीने पहले आखिर हुआ क्या था? यंग मास्टर की सीरियस इलनेस के पीछे क्या कोई हिडन स्टोरी थी? क्योंकि तभी से उसने सिविल सर्विस लिनिएज से पूरी तरह दूरी बना ली थी और उसी समय से यिंगजंग का माइंडसेट भी पूरी तरह बदल गया था। ली सी इसका जवाब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। आखिर में उसने जल्दी से अपनी हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड व्यक्त की। बात खत्म होते ही यिंगजंग ने उसे डिसमिस कर दिया। फिर वह अकेला खड़ा होकर फुल मून को देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसका यह बिलव्ड एल्डेस्ट सन पिछले कुछ समय से लगातार अजीब होता जा रहा था। अब वह फादर सन और रूलर सब्जेक्ट रिलेशनशिप्स के प्रिंसिपल्स को सिर्फ दिखावे के लिए भी फॉलो नहीं करता था। हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती, हर चीज को कैजुअली लेता और हर दिन हंसता रहता। ऊपर से देखा जाए तो फादर और सन के बीच का बॉन्ड पहले से कहीं स्ट्रॉन्गर हो गया था, लेकिन यिंगजंग बचपन से इंपीरियल कोर्ट में पला था। ऑफिशियल्स को आउटविट करना, उनके प्लान्स को समझना और लोगों के हार्ट्स को पढ़ना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह तुम्हारी स्माइल के पीछे छिपी एंजाइटी को कैसे नहीं देख सकता था? उसे महसूस हो रहा था कि तुम्हें किसी तरह का क्राइसिस लगातार थ्रेटन कर रहा है, जैसे कोई इनविजिबल डेंजर हर वक्त तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हो। यिंगजंग इसका कारण नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो गया था कि इसका कनेक्शन तुम्हारी आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा से है। शायद तुम केवल आर्मी में जाकर ही कुछ समय के लिए खुद को सेफ महसूस कर सकते थे। उधर तुम भी अपने पैलेस की तरफ लौटते हुए उसी फुल मून को देख रहे थे। इस दुनिया में आए तुम्हें पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन इस दौरान तुम यहाँ इंटीग्रेट होने के बजाय और भी ज्यादा आउट ऑफ प्लेस महसूस
महसूस करने लगे थे। न कोई सेल फोन, न कंप्यूटर, न रिलेटिव्स और न ही कोई ऐसा फ्रेंड जिसके सामने तुम अपने असली थॉट्स और सफरिंग खुलकर बता सको। हर सुबह उठते ही तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ता था कि तुम्हारी मेंटेलिटी भी बाकी लोगों जैसी ही है। ऐसा फूड खाना पड़ता था जिसे निगलना भी मुश्किल लगता था और बाकी सबकी तरह फूड चिल्लाना पड़ता था। जब हजारों माइल्स दूर से कोई रेयर फ्रूट पहुंचता तो तुम्हें भी ऐसे शॉक्ड होने का नाटक करना पड़ता जैसे तुमने उसे जिंदगी में पहली बार देखा हो। लेकिन सबसे पेनफुल चीज तो टॉयलेट जाना था। वहां टॉयलेट पेपर की जगह छोटी छोटी वुडन स्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती थी। गनीमत थी कि इस बॉडी को हेमोरॉइड्स नहीं थे, वरना रोज का ये एक्सपीरियंस तो सच में लिविंग हेल बन जाता। तुम कुछ देर तक इस टॉर्चर को याद करके परेशान होते रहे, फिर आखिरकार मुड़कर अपने रूम में वापस चले गए। अंदर 14 या 15 साल की 2 मेड्स पहले से मौजूद थीं। कैंडल्स और इंसेंस जल रहे थे। जैसे ही उन्होंने तुम्हें आते देखा, दोनों तुरंत आगे बढ़ी और तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करने लगी। तुम बेड साइड तक पहुंचे तो वहां एक कर्वेशियस यंग वुमन पहले से बेड पर बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपका बेड पहले ही वार्म कर दिया है। ये सीन देखते ही तुमने मुश्किल से अपनी थूक निकली। तभी तुम्हें महसूस हुआ, एंशिएंट टाइम्स में वापस आने के कुछ फायदे भी तो हैं। कुछ ही पल में दिन भर की सारी परेशानी गायब हो गई और तुम इस दुनिया में सरप्राइजिंगली हार्मोनियसली इंटीग्रेट हो गए। तुम एक्साइटमेंट में बेड पर जा चढ़े और उस ब्लशिंग गर्ल को टीज करते हुए उसके साथ मस्ती करने लगे। लेकिन जैसे ही तुम इतनी मस्ती में डूबे कि अपने घर की सारी परेशानियां भूल गए, तभी तुम्हारे दिमाग में अचानक डिंग डोंग की आवाज गूंजी। सक्सेसफुली चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बाय प्रिवेंटिंग द बर्निंग ऑफ बुक्स एंड burying of scholars alive. You have received 3 chances to draw cards, heavenly officials. Warrior cards 10, Royal Guard cards 2, Strategist cards 1। यही वह सिस्टम था जो तुम्हारे साथ इस दुनिया में आया था। जब भी तुम हिस्ट्री के कोर्स को बदलते, सिस्टम तुम्हें एक नया कार्ड ड्रॉ करने का मौका देता था। हर आइडेंटिटी कार्ड के पीछे एक असली व्यक्ति की कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी होती थी और जैसे ही तुम किसी कार्ड को मास्टर कर लेते, उस व्यक्ति की लॉयल्टी और उसके लाइफ ऑनर डेथ का की भी तुम्हारे हाथ में आ जाता। 3 महीने पहले तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे प्रेडिसेसर को एक बोल ऑफ सूप पीने के बाद पॉइजन दिया गया था। तब से इन 3 महीनों में तुम लगातार अपने आसपास मौजूद हर इंसान को टेस्ट करते रहे, लेकिन किसी में भी कोई सस्पिशियस साइन नहीं मिला और यही बात तुम्हें और ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि हिस्ट्री की किसी भी बुक में इस पॉइजनिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। चिन शी हुआंग इस वक्त अपने प्राइम में था और उसकी डिटरेंट पावर अपने पीक पर थी। ऐसे समय में आखिर किस में इतनी हिम्मत थी कि वह उसके एल्डेस्ट सन को पॉइजन करने की हिम्मत करे। उस दिन से तुम हर वक्त पूरी तरह ऑन गार्ड रहने लगे थे। फूड और ड्रिंक्स की तो बात ही छोड़ो, बेड पर मौजूद उस छोटी मेड को भी तुम बस थोड़ा बहुत टीज करने की हिम्मत करते थे। डर था कि कहीं ज्यादा आगे बढ़े और किसी स्ट्रेंज या इविल पाथ पर ही ना निकल जाओ। बाद में तुम्हें एहसास हुआ कि शायद तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका था और सिस्टम भी अपना काम शुरू कर चुका था। तुमने लगातार कोशिश की और आखिरकार 10 बॉर्डर गार्ड कार्ड्स ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो गए। अब तुम्हारा दिमाग एक ही चीज सोचने में लगा रहता था, किसी भी तरह आर्मी में कैसे एंट्री ली जाए। सिस्टम से सर्टिफाइड इन लॉयल सोल्जर से घिरे रहने के बाद ही तुम्हें थोड़ी सिक्योरिटी महसूस होती, और वैसे भी सूनर और लेटर तुम्हें नॉर्थ भेजकर ग्रेट वॉल बनाने का काम मिलने वाला था, तो क्यों ना वहां पहले ही पहुंच जाया जाए। एनवायरनमेंट को पहले से समझो, सोल्जर्स के हार्ट्स जीत लो और फ्यूचर में ज़ाओगाओ के फेक इंपीरियल एडिक्ट के कारण खुद को डेथ की तरफ धकेले जाने से बचो। यह सोचकर तुमने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाकर लगभग नेकेड मेड को बेड से नीचे धकेल दिया। उसकी रिजेंटफुल नजरों के नीचे तुमने कैजुअली बेड कर्टन्स भी खींच दिए। फिर तुमने अपना सिर घुमाकर सामने मौजूद वर्चुअल स्क्रीन को देखा। उस स्क्रीन पर बस कुछ सिंपल लाइंस थीं जो हिस्ट्री में तुम्हारे द्वारा किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड कर रही थीं। जैसे जैसे हिस्ट्री में बड़े चेंजेस होते, तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड्स ड्रॉ करने की क्वालिफिकेशन मिलती और ड्रॉ करने के चांसेस भी बढ़ते जाते। इस वक्त तुम्हारे पास 20 बॉर्डर सोल्जर्स, 2 पैलेस गार्ड्स और एक स्ट्रेटेजिस्ट जांग का ऑप्शन मौजूद था। ये आइडेंटिटी कार्ड्स 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थे, लेकिन सभी कार्ड्स बैक साइड से तुम्हारी तरफ थे। उन पर कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स के अलावा कोई इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देती थी। इन स्क्रीन के नीचे एक डायलॉग बॉक्स भी था जिसमें लिखा था कि जिन इंडिविजुअल्स के आइडेंटिटी कार्ड्स अभी अनलॉक नहीं हुए हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, लेकिन हर मैसेज की कीमत 10 जिन थी। ये देखकर तुम्हारे दांतों में जैसे दर्द होने लगा। आखिर तुम्हें
याद आया कि चिनशिहोंग के एल्डेस्ट सन होने के बावजूद तुम्हारी मंथली सैलरी सिर्फ 100 चिन हाफ टोल्स थी, और इस ईरा में गोल्ड कोई आम चीज नहीं थी। गोल्ड का सर्कुलेशन मोस्टली अपर क्लास तक ही सीमित था और किसी के पास गोल्ड होना खुद में स्टेटस सिंबल माना जाता था। इसलिए तुम्हें एक नया तरीका निकालना पड़ा। तुमने शेमलेसली मेंगटियन से एक स्ट्रीट शॉप मांग ली, उसे रिपेयर करवाया और उसका नाम रख दिया चिमिंगजू। बाहर से यह दुकान तरह तरह की स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीजें बेचती थी, लेकिन असली बिजनेस इंटेलिजेंस बेचने का था। हालांकि तुम खुद से यही कहते थे कि इसका मकसद बस पैसा कमाना है ताकि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन किसने सोचा था कि हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एम्परर्स में से एक के बेटे के रूप में ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद भी तुम्हें पैसे की चिंता करनी पड़ेगी। तुमने दांत भींचे और यूजी लोगों से किसी तरह स्वंडल करके हासिल किए गए 10 गोल्ड कॉइन्स निकाले, फिर स्ट्रेटेजिस्ट सेक्शन खोला और एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लिया। तुमने मैसेज भेजा, कस्टमर्स इकट्ठा करो और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। यहाँ पहुंचकर बस इतना कहना कि तुम शॉपकीपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने आए हो। मैसेज भेजने के बाद तुम 2 सेकंड्स तक रुके, तभी डायलॉग बॉक्स हल्का सा चमका। सिस्टम ने बड़ी थॉटफुली नीचे एक हेल्पफुल नोटिफिकेशन भी दे दिया, द अदर पार्टी हैज रेड द मैसेज बट हैज नॉट रिप्लाइड। ये देखकर तुम थोड़े डिप्रेस्ड हुए, लेकिन उम्मीद अभी भी पूरी तरह कायम थी। आखिर वह स्ट्रैटेजिस्ट कौन होगा? कहीं सिस्टम सीधे हानशिन को ही तो नहीं भेजने वाला? अगर ऐसा हुआ तो कितना एक्साइटिंग होगा। हालांकि हानशिन को तो मिलिट्री जनरल माना जाता है, शायद वह स्ट्रैटेजिस्ट कैटेगरी में फिट ही ना होता हो। इसी तरह सोचते सोचते एक दिन तुम आराम से बेड से बाहर निकले। कई मेड्स ने तुम्हारी मेटिकुलस ग्रूमिंग और वॉशिंग की पूरी सर्विस की। फिर तुमने अपना छोटा बैम्बू फैन उठाया और आराम से चौयंग पैलेस की तरफ चल पड़े। आज वह दिन था जब यिंगजंग बच्चों के नॉलेज और स्टडीज को टेस्ट करने वाला था। तुम्हारा प्रेडिसेसर पहले ही रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पूरा कर चुका था, इसलिए यिंगजंग ने तुम्हें इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से स्पेशल परमिशन देकर एग्जेम्प्ट कर दिया था। लेकिन तुम फिर भी काफी जल्दी वहां पहुंच गए। आखिर आज सबको साथ में ब्रेकफास्ट करना था और तुम्हारे लिए यह मील सबसे सेफ था। इस खाना में कोई आसानी से टैंपरिंग नहीं कर सकता था, इसलिए आज तुम जितना चाहो उतना आराम से खा सकते थे। और फर्स्ट एम्परर के लिए खाना बनाने वाला शेफ भी हर दिन नई नई आइडियाज लेकर आता था। सिर्फ मीट को सीधे ग्रिल करने तक बात सीमित नहीं थी। कभी उसे स्टीम किया जाता, कभी अलग अलग तरीकों से बॉईल किया जाता। ऊपर से थोड़ा फाइन सॉल्ट, स्कैलियंस और जिंजर डाल दिए जाते। भले ही इस ईरा में चिली पेपर्स नहीं थे, फिर भी इंग्रेडिएंट्स का नेचुरल फ्लेवर काफी अच्छा लगता था। कम से कम तुम्हारे रोज के खाने से तो ये कहीं बेहतर था। लेकिन जैसे ही तुम मेन हॉल में पहुंचे, तुम पूरी तरह स्पीचलेस रह गए। तुम्हें लगा था कि तुम काफी जल्दी आ गए हो, मगर वहां पहले से ही एक दर्जन से ज्यादा प्रिंसेस दोनों तरफ नीटली बैठे हुए थे। तुम मन ही मन बड़बड़ाए, केबीम फैब, जब प्रिंसेस भी इतनी सुबह उठकर यहाँ पहुंच जाते हैं तो क्या इन्हें सोने की जरूरत नहीं पड़ती? तुम्हें अंदर आते देखकर बाकी सभी प्रिंसेस एक साथ खड़े हो गए और रिस्पेक्टफुली सैल्यूट किया। बिग ब्रदर, तुमने बस सिर हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन तभी तुम्हारी नजर हुहाय पर पड़ी। वह अकेला ऐसा था जिसने तुम्हें इग्नोर कर दिया था। तुमने आंखें थोड़ी संकरी की और मन ही मन सोचा, अच्छा आज स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सबको बाहर प्ले कराने ले जाऊंगा। ये सुनते ही सारे प्रिंसेस की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। पहले तुम उन्हें सिर्फ बेनेवोलेंस, फिलियल पायटी, प्रोप्रिएटी और ब्रदरली लव जैसी चीजें सिखाते थे। आखिर एल्डेस्ट ब्रदर वाज लाइक अ फादर। जब भी तुम अपने यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स को देखते, तुम्हारा दिल पिघल जाता था। लेकिन 3 महीने पहले सब कुछ अचानक बदल गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुमने सीक्रेटली उन्हें पैलेस से बाहर घुमाना शुरू कर दिया था, बल्कि उनके लिए तरह तरह के डिलिशियस स्नैक्स भी खरीदते थे। फिर उन्हें पवेलियन में ले जाकर ढेर सारे इंटरेस्टिंग लिटिल गैजेट्स भी निकालते और सबको खेलने देते। तभी से हर महीने प्रिंसेस उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे जब वे अपने एल्डेस्ट ब्रदर से मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ उसी दिन उन्हें लेजिटिमेटली पैलेस से बाहर निकलकर खेलने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि सबसे आगे नील किए हुए हुहाय के चेहरे पर भी इस समय थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। वह भी इस जॉयफुल एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पिछले महीने से उसका एल्डेस्ट ब्रदर, जो हमेशा सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ इक्वली अच्छा व्यवहार करता था, अचानक उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी हो गया था। सबके लिए कैंडिड हॉथॉर्न्स खरीदे जाते, लेकिन हुए के लिए नहीं। तुमने तो खुलेआम कई बार कह भी दिया था कि तुम्हें हु है पसंद नहीं है, और
उसे तुम्हारे पीछे आने की जरूरत नहीं है। बिना किसी वजह की ये टारगेटिंग हु हाई के छोटे से दिल पर बहुत बड़ा असर छोड़ रही थी। आखिर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम उससे इतना डिसलाइक क्यों करते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक विकेट स्माइल आई और तुमने कुछ कहने से पहले ही उसे देख लिया। 9 साल से भी छोटे उस बच्चे की बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी सी ठुड्डी ऊपर उठाई और आंसू रोकते हुए फेट की इस इनजस्टिस के खिलाफ साइलेंटली प्रोटेस्ट करने लगा। तुम्हारे मन में आया, अगर तुम्हें उधार नहीं देना है तो मत दो। ऐसा क्या है कि किसके साथ जाना है, उसी की बात करते रहते हो। हु हाय को लगभग रोते हुए देखकर तुम मन ही मन काफी सेटिस्फाइड हुए। बाद में तुमने मेरे दर्जनों ब्रदर्स और सिस्टर्स को मार डाला था। इतनी रूथलेस पर्सनालिटी थी तुम्हारी। अब थोड़ा भुगतो, इसे अटोनमेंट ही समझो। बच्चे को बुली करने के बाद तुम बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हुए दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर ट्रायम्फेंटली आगे बढ़ गए और राइट साइड की पहली डार्क टेबल के पास जा खड़े हुए। रास्ते में छोटे ब्रदर्स और सिस्टर्स लगातार बिग ब्रदर पुकारते रहे और उनकी आवाजों के बीच तुम धीरे धीरे खुद ही अपनी दुनिया में खोते चले गए। उधर हु हाय जितना इस घटना के बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया और आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पीछे अब तक चुपचाप खड़ा यूनक तुरंत आगे आया और हु हाय को शांत करने की कोशिश करने लगा। योर मैजेस्टी जल्द ही आने वाले हैं। अगर उन्होंने प्रिंस हु हाय को यहाँ रोते और सॉबिंग करते देख लिया तो उनके मन में प्रिंस की कमजोर इंप्रेशन जाएगी। यूनक अंदर ही अंदर बेहद एंग्शियस था। वह सोच रहा था कि प्रिंस फूसू की स्कीम्स सच में कितनी विशेष हैं। अच्छी बात यह थी कि इस बार वह जाओगाओ के ऑर्डर्स पर यहाँ आया था ताकि प्रिंस हु हाई को किसी भी तरह की बुलिंग से बचा सके। उसने सोचा, मैंने तुम्हें ऑफेंड भी नहीं किया, फिर भी तुम मेरे यंग मास्टर को इस तरह बुली करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये तो तुम्हारी फेमस काइंडनेस और बेनेवोलेंस की रेपुटेशन के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर यूनक ने बिना घुमाए फिराए तुम्हारी ओपनली क्रिटिसिज्म कर दी। लेकिन तुम्हारी स्किन इतनी थिक थी कि तुमने उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें लगा ही नहीं कि किसी यूनक की लेक्चर सुनने की जरूरत है। मगर तुम्हें क्या पता था कि वह यूनक चुप होने वाला नहीं था। उसने फिर से लेक्चर शुरू कर दिया। इस बार मैं इसे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुमने मेरे यंग मास्टर को दोबारा बली किया तो मैं निश्चित रूप से लॉर्ड झाओ को रिपोर्ट करूंगा और जरूरत पड़ी तो हिज मैजेस्टी को भी बता दूंगा। एक यूनक तुम्हें ओपनली थ्रेटन कर रहा था, चाहे तुम कितने भी नोबल यंग मास्टर क्यों ना हो। अगर वह लगातार लेक्चर देता रहा तो आखिर उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारे चेहरे पर पूरे समय एक बड़ी सी स्माइल बनी रही। तुम बस खड़े होकर उस यूनिट की लेक्चर सुनते रहे, जैसे सामने कोई बेहद एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस चल रही हो। धमकी का असर धीरे धीरे गायब होने लगा। यूनक ने देखा कि उसने तुम्हारा एरोगेंस दबा दिया है तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। वह पूरे घमंड के साथ बोला, यंग मास्टर चिंता मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई आपको बुली नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रिंस फूसू भी ड्यूक जाओ को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। जाओ गोंग का डिसाइपल बनने का फैसला करना मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। यूनेच ने हु हाई से यह बात बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कही। हु हाई ने बगल में पलकें झपकाई और उसके चेहरे पर राहत की एक्सप्रेशन आ गई। फिर उसने तुम्हारी तरफ फियर्स नजरों से देखा, जैसे अब उसे तुम्हारा डर ही नहीं रहा हो। लेकिन किसे पता था कि तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। तुम बस सीधे हॉल के बाहर निकल गए। तुम्हारी इस रिएक्शन ने यूनक को और भी स्मग बना दिया, जबकि हु हाई और ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ यंग मास्टर यू का चेहरा गंभीर हो चुका था। जाओ गाओ का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था और अब तो उसके सबऑर्डिनेट्स तक खुद को प्रिंस कहने की हिम्मत करने लगे थे। तुमसे उम्र में बस थोड़ा छोटा यंग मास्टर गौ भी इस सीन को देख रहा था। उसने तुम्हारी तरफ देखा और फिर दोनों की नजरें मिली। आज एक यूनक खुद को प्रिंस कहने की हिम्मत कर रहा था, तो कल क्या वह पावर सीज करने की कोशिश नहीं करेगा? प्रिंसेस के दिलों में रिजेंटमेंट धीरे धीरे उबल ही रहा था कि तभी बाहर गार्ड्स की शाउटिंग और पैनिक की आवाजें अचानक गूंज उठी। अगले ही पल सबने एक तेज क्लैंग सुना और फिर तुम एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वापस हॉल में दाखिल हुए। तुम्हारे हाथ में वही लॉन्ग स्वॉर्ड था जो तुमने अभी अभी एक गार्ड से स्नैच किया था। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी एंगर नहीं था। तुमने बस उस लॉन्ग स्वॉर्ड को ठंडे अंदाज में ऊपर उठाया। अगले ही पल तुमने उसे पूरी ताकत से फेंक दिया। लॉन्ग स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए ब्लैक लाइट की तरह आगे बढ़ा और सीधे यूनेज के लेफ्ट शोल्डर में गहराई तक धंस गया। यूनेज की आंखें शॉक से फैल गईं। उसे बिल्कुल उम्मीद
उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कुछ वर्ड्स के लिए तुम एक 13 साल के यंग मास्टर इतनी रूथलेसली उसे मारने की कोशिश करोगे। स्वॉर्ड ने उसके शोल्डर ब्लेड को भेद दिया था और इंटेंस पेन ने उसकी सारी एरोगेंस तुरंत खत्म कर दी। तभी उसे अपनी असली पोजीशन का एहसास हुआ। पूरा हॉल इस सीन को देखकर स्टन्ड रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना डिसाइसिव एक्शन लोगे। जिसने तुम्हें प्रोवोक किया उसके खिलाफ तुमने बिना कोई वार्निंग दिए सीधे लीथल मूव कर दिया था। यूनक इस सोर्ड स्ट्राइक से इतना टेरिफाइड हो गया कि वह पलटकर भागने लगा। डेथ का डर उसकी स्पीड को अचानक कई गुना बढ़ा चुका था। वह पिलर को डॉज करता हुआ हॉल के बाहर भागा और लगभग गेट्स तक पहुंच ही गया था। लेकिन तभी एक और ब्रॉन्ज ब्लेड उसकी तरफ चमकी। ये तुम्हारा सोर्ड स्ट्राइक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हो। प्रिंसेस ने सिर्फ एक फ्लैश ऑफ कोल्ड लाइट देखा और अगले ही पल यूनक की लोअर लेग क्लीनली कट होकर अलग हो गई। यूनक दर्द से चीखता हुआ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। ये अचानक हुआ सीन देखकर तुम भी एक पल के लिए स्टन्ड रह गए। जिसने सोर्ड चलाया था वह गार्ड ऐसा काल्म था जैसे उसने बस किसी एंट पर पैर रख दिया हो। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था। यूनक की काफ काटने के बाद उसने शांत भाव से तुम्हें रिस्पेक्टफुल बो किया। तुम्हारा दिमाग जैसे एक्सप्लोड हो गया। कुड इट बी तुम्हें तुरंत याद आया ये उन्हीं दो गार्ड्स में से एक था जिन्हें तुमने पिछली रात सिस्टम से ड्रॉ किया था। और इसी वक्त कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे यिंग जेंग ने भी ये पूरा सीन देख लिया था। गार्ड अब आगे बढ़कर यूनुक पर एक और वार करने वाला था, लेकिन फर्स्ट एम्परर के गुस्से से भरे दो शब्द एक साथ गूंजे। स्टॉप! एक आवाज तुम्हारे पीछे से आई और दूसरी सामने से। ठीक उसी पल जब शार्प ब्लेड इनुच की गर्दन को भेदने ही वाली थी, गार्ड रुक गया। तुम्हारी आंख अनायास 2 बार ट्विच हुई। तुमने साफ देखा था कि फर्स्ट एम्परर की रेप्रिमांड सुनने के बाद भी उस गार्ड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसकी लॉन्ग सोर्ड सिर्फ तभी रुकी जब तुमने खुद उसे रोकने के लिए कहा। उसी पल तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया, यह गार्ड तुम्हारे प्रति एब्सोल्यूट लॉयल्टी रखता है। बस अब सवाल ये था कि क्या यिंगजंग ने भी वह सीन नोटिस किया था? अगर उसने इस गार्ड को लेकर सस्पेशन कर लिया तो सारी सिचुएशन खराब हो सकती थी। यिंगजंग गुस्से में गरजा, बास्टर्ड! तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम सभी प्रिंसेस के सामने सोर्ड निकालकर किसी को किल करो? फर्स्ट एम्परर ने गुस्से में गार्ड के हाथ से लॉन्ग स्वॉर्ड छीन लिया। वेपन छीनते ही गार्ड घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने यह भी मेंशन नहीं किया कि तुमने ही उस यूनक को मारने का आदेश दिया था। यिंगजंग की भौहें सिकुड़ गईं और उसके आसपास मर्डरस इंटेंट फैलने लगा। यह देखते ही तुम तुरंत आगे बढ़े। तुम अपनी मेहनत से हासिल की गई सबऑर्डिनेट की लॉयल्टी को किसी मामूली यूनक की वजह से खोना नहीं चाहते थे। तुम्हें डर था कि अगर यह गार्ड तुम्हारे कारण पनिश हुआ तो एक बेहद वैल्यूएबल सबऑर्डिनेट हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगले ही पल पूरे हॉल में एक पियर्सिंग स्क्रीम गूंज उठी। फादर एम्परर, आप आखिर आ ही गए। आपका सन कितना मिजरेबल है। प्लीज आपको मेरे लिए स्टैंड अप करना ही होगा। यह सुनते ही हॉल में मौजूद सभी प्रिंसेस ने अविश्वास से तुम्हारी तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले मामूली डिसएग्रीमेंट पर सोर्ड से किसी को मारने की धमकी देने वाला एल्डेस्ट ब्रदर अब अचानक ऐसी शक्ल बनाए खड़ा था जैसे कोई बेहद रॉन्ग लिटिल वाइफ हो। तुमने तुरंत उस विकेड यूनक पर आरोपों की बौछार कर दी। इस वेनोमस स्नेक ने सोर्ड की तरह जहरीली बातें इस्तेमाल करके मेरे बारे में कहा कि मैं 2 फेस्ड हूँ। उसने मेरी सारी काइंडनेस को फेक बताया, कहा कि मैं हिपोक्रिटिकल और प्रिटेंशियस हूँ और ऊपर से मुझ पर हु हाई को बुली करने का झूठा आरोप भी लगाया। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह लॉर्ड ज़ाओ के पास जाकर मुझे इम्पीच करवाएगा। पिछले महीने मैंने हु हाई को पैलेस से बाहर घूमने तक ले गया था, लेकिन सबसे हेटफुल बात क्या है पता है? इसने कहा कि उसने ज़ाओ गोंग को अपना टीचर बना लिया है और अब से वह इस पैलेस में सिर ऊंचा करके घूम सकता है। इसके बाद इसने मेरे सन को लेक्चर दिया और मुझे इतना डीपली हर्ट किया कि मुझे श्यानयांग में रहना ही शर्मनाक लगने लगा। फादर प्लीज मुझे आर्मी में भेज दीजिए। तुम्हारी बात सुनते ही यिंगजेंग का गुस्सा ऐसा उबला कि उसकी आईलिड्स तक ट्विच करने लगी। उसने पहले तुम्हें देखा, तुम बिल्कुल स्पॉटलेस खड़े थे, जैसे अभी अभी किसी इनोसेंट चाइल्ड को बुली किया गया हो। फिर उसकी नजर उस ब्लड कवर्ड मिजरेबल यूनक पर गई। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम्हें अंदर कहीं चोट तो नहीं लगी? तुमने तुरंत पलटकर कहा, मेरे साथ जो हुआ मैंने बिल्कुल सच बताया है। तुम्हें साफ समझ आ गया था कि यिंगजेंग तुम्हारी बात पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहा, इसलिए तुम तुरंत पलटे और सामने बैठे प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए बोले, फादर एम्परर, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इन सबसे पूछ लीजिए। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अगर किसी एक से पूछना हो तो सबसे ऑनेस्ट से पूछिए। वह कभी झूठ बोलने की हिम्मत
हिम्मत नहीं करेगा, नहीं तो यिंगाओ से पूछ लीजिए, वह सबसे इंटेलिजेंट है, वह भी आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनते ही सारे प्रिंसेस ने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। इनोसेंट डोंकी जैसी हालत में यिंगाओ को आखिरकार खड़ा होना पड़ा। यिंगजंग ने आंखें संकरी करते हुए पहले उसे और फिर बाकी प्रिंसेस को स्कैन किया। बेचारे दोनों पहले से ही अपने फादर से इतने टेरिफाइड थे कि उनके पैर तक कांप रहे थे। यिंगजंग ने पूछा, क्या इस यूनक ने कहा था कि फूसू तो फेस्ड है? कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहता था, सब बस सच बोलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वर्ड्स उनके मुंह तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि तुमने जो कुछ कहा था वो लगभग पूरी तरह ट्रू था। तुमने बस कुछ वर्ड्स को सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स से रिप्लेस किया था। यंग मास्टर गाओ ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसने सावधानी से कहा, यूनक ने बस इतना कहा था कि मेरे एल्डर ब्रदर की रेपुटेशन किसी ने खराब कर दी है। फिर उसने तुरंत करेक्शन करते हुए कहा, उसने सच में यह भी कहा था कि एल्डर ब्रदर ने लॉर्ड जाओ को ऑफेंड किया है और वह जाओ गाओ को रिपोर्ट करेगा। उसने फादर एम्परर से एल्डर ब्रदर को पनिश करने की बात भी कही थी। इन 2 पॉइंट से ही उस यूनेज के खिलाफ काफी एविडेंस मिल चुका था। लेकिन यिंगजेंग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि एक मामूली यूनेज में इतनी ऑडेसिटी आई कहां से। तभी जियांग यू ने रिस्पेक्टफुली बाकी बात भी बताई। उसने ये भी कहा था कि हु हाई का झाओ गांव का स्टूडेंट बनना सबसे सही डिसीजन है। उसने कहा कि अब से एल्डेस्ट ब्रदर भी लॉर्ड जाओ को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी हु हाई को बुली नहीं कर सकता। यह सुनते ही यिंगजिंग का चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने हु है की तरफ देखा, जो अब तक डर के मारे ऑलमोस्ट फ्रोजन था। यंग हु है अभी इतना छोटा था कि वह अपने फादर की सोच को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, इसलिए उसने सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर धीरे से कहा, मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर्स जो कह रहे हैं वह सही है। यह सुनते ही यिंगजिंग की नजर फिर जमीन पर पड़े उस यूनक पर गई जो दर्द से लगातार कराह रहा था। इस बार उसकी आंखों में जरा भी मर्सी नहीं बची थी। उसने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। और इसी के साथ ये पूरा फार्स खत्म हो गया। यिंगजिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेशनलेस बैठा रहा। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा था। तभी किचन से ब्रेकफास्ट भी आ गया। तुमने फर्स्ट एम्परर के सामने रिस्पेक्टफुली बॉ किया और बाकी प्रिंसेस के उलट बिना किसी साइकोलॉजिकल बर्डन के खाने पर टूट पड़े। यिंगजंग तुम्हें देखता रहा और मन ही मन थोड़ा हेल्पलेस महसूस करने लगा। मेन हॉल में अभी भी उस यूनक के ब्लड की लिंगरिंग स्मेल हवा में मौजूद थी। बाकी प्रिंसेस का एपेटाइट कब का खत्म हो चुका था। सब बस जल्दी से यिंगजंग का कॉल आने का इंतजार कर रहे थे ताकि एग्जाम खत्म होते ही चाओयांग पैलेस से बाहर निकल सके। लेकिन सिर्फ तुम ऐसे थे जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। वैसे भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही नहीं था, इसलिए तुम आराम से खाते रहे। खाते खाते तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, ये नॉवेल्स वाले लोग भी ना सब झूठ बोलते हैं। आखिर एंशिएंट टाइम्स में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद हॉट पॉट, क्रैब, स्टीमिंग, बॉइलिंग और ग्रिलिंग जैसी तरह तरह की कुकिंग मेथड्स के बीच आराम से डिलिशियस फूड और ड्रिंक्स एंजॉय करना, ये सब तो कंप्लीट नॉनसेंस है। असली एंशिएंट लाइफ में तो एक अच्छा मील भी सर्वाइवल चैलेंज था। न चिली सॉस था, न सेसमी पेस्ट, बस सॉल्ट, स्कैलियंस और जिंजर से सीजनिंग की गई थी। फिर भी हॉट पॉट को इतना डिलिशियस बना पाना सच में इम्प्रेसिव था। तुम्हें मन ही मन मानना पड़ा कि आखिर मास्टर शेफ से काम करवाने का फायदा तो है ही। सामने रखा चिकन सूप भी काफी अच्छा था। रिच अरोमा, टेंडर मीट जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए, और टेस्ट तो उस बॉइल्ड बर्ड से भी कहीं बेहतर था जिसे तुमने परसों एग्स के साथ बनवाया था। तुम बिना ध्यान दिए एक के बाद एक निवाले मुंह में ठूंसते जा रहे थे जैसे पिछले 100 दिनों से खाना ही न मिला हो। लेकिन चाओयांग पैलेस में अब पूरी तरह साइलेंस छा चुका था। आसपास बैठे सभी लोगों के लिप्स ट्विच कर रहे थे। तुम्हारी हार्टी एपिटाइट देखकर यिंगजंग भी कंफ्यूज हो गया। सबके सामने बिल्कुल सेम डिशेस थीं, फिर सिर्फ तुम ही इतनी खुशी से क्यों खा रहे थे। आखिरकार 2 बार स्टिफ कॉफ सुनाई दी। संकेत समझते ही तुमने थोड़ा संयम दिखाया, फिर भी जल्दी से आखिरी माउथफुल मुंह में ठूंसा, अपनी बैग सीधी की और माउथ बंद करके च्यू करने लगे। यिंगजंग ने तुम्हें घूरते हुए कहा, आज के स्कूल एग्जाम में बैयू के सामने हाल में आई डिफिकल्टीज को एग्जाम्पल मानकर तुम सभी अपनी अपनी ओपिनियंस बताओगे। साथ ही लॉ के कंट्री और पीपल पर होने वाले बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करो। सबसे पहले सेकंड सन जियांग ली ने जवाब दिया, फादर एम्परर,
बायू को कन्वर्ट करने से हमारे ग्रेट किन की प्रेस्टीज बढ़ेगी और आसपास के हीरोज भी हमारे एम्पायर से डरेंगे। उसके बाद थर्ड सन यिंगाओ ने जवाब दिया, फादर एम्परर, इससे ग्रेट चीन की टेरिटोरी सीधे साउथ चाइना सी तक एक्सटेंड हो सकती है। तब छिन डायनास्टी के सदर्न साइड पर कोई थ्रेट नहीं बचेगा। हमें सिर्फ नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को गार्ड करना होगा। इससे कंट्री और पीपल पर पड़ने वाला बर्डन कम होगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे। यिंगजंग ने हल्का सा सिर हिलाया। कम से कम थर्ड सन में थोड़ी इंटेलिजेंस तो थी, दूसरा वाला तो पूरी तरह क्लूलेस था। इसके बाद एक एक करके बाकी प्रिंसेस ने भी अपने आंसर्स दिए। और तुम बीच बीच में आराम से खाना खाते रहे। यिंगजंग ने इस बार तुम्हें इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आखिरकार सबकी बातें खत्म होने के बाद हु हाई ने अपनी आवाज उठाई, योर मैजेस्टी, मेरे विचार से बायू को पनिश यानी कॉन्कर करने से ग्रेट चिन को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इसके हार्म्स भी कम नहीं है। यह सुनते ही यिंगजंग की आंखों में सरप्राइज चमक उठा। इतने समय से वह सिर्फ बायू को कॉन्कर करने के फायदे सुन रहा था, इसीलिए पहली बार किसी प्रिंस को नुकसान की बात करते सुनना काफी अनएक्सपेक्टेड था। हु हाई ने देखा कि यिंगजंग ने हल्का सा सिर हिलाया तो उसे कॉन्फिडेंस मिल गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहा, सभी ब्रदर्स ने बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, इसीलिए मैं सिर्फ डेंजर्स के बारे में बात करूंगा। बायू को कॉन्कर करना वास्तव में मुश्किल नहीं है। हमारे ग्रेट किन की फेरोसिटी और एलीट ट्रूप्स की ताकत के सामने बायू की फोर्सेस को पलक झपकते ही एनिहिलेट किया जा सकता है। असली चैलेंज कंक्वेस्ट के बाद शुरू होगा, उस टेरिटोरी को गवर्न करना। हु हाई अब पूरी तरह अपने फ्लो में आ चुका था। वर्तमान काउंटी साइज को देखते हुए बायू को 4 प्रीफेक्चर्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये चारों प्रीफेक्चर्स शानयांग से बहुत दूर होंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर्स समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे और लोकल पॉपुलेशन ज्यादातर इग्नोरेंट और अनसिविलाइज्ड है। बहुत संभावना है कि कॉन्क्वेस्ट के बाद भी वे चिन डायनेस्टी के आदेशों को पूरी तरह एक्सेप्ट न करें, और अगर ग्रेट चिन वहां दोबारा सोल्जर्स की बड़ी संख्या डिप्लॉय करे तो वे पीछे से बिट्रे करके ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। यिंगजंग लगातार सिर हिला रहा था और हु हाई का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे लग रहा था कि जाओ गाओ ने उसे जो स्ट्रैटेजी सिखाई थी वह सच में काम कर रही है। यिंगजंग ने पूछा, तो बायू को गवर्न करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हु हाई ने तुरंत झाओ गाओ से सीखी हुई स्ट्रैटेजी आगे रखी। मेरे विचार से बायू को कॉन्कर करने के बाद मुख्य आर्मी को वहीं रहना चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री रूल के जरिए इस रीजन को गवर्न करना चाहिए। कई दशकों तक मिलिट्री गवर्नेंस जारी रखकर सदर्न बारबेरियंस को धीरे धीरे सिविलाइज किया जा सकता है। इस तरह एक स्टेबल सदर्न रीजन तैयार किया जा सकेगा। 6 किंगडम्स पहले ही पैसिफाई हो चुके हैं और अब पूरे वर्ल्ड में कोई बड़ा थ्रेट नहीं बचा है, लेकिन अगर हम 1 मिलियन ट्रूप्स को परमानेंटली वहां छोड़ देंगे तो ये सिर्फ कंट्री और पीपल पर भारी बर्डन नहीं डालेगा, बल्कि फ्यूचर में कंसिडरेबल हिडन डेंजर्स भी पैदा करेगा। अगर 5 लाख ट्रूप्स बायू में रिमेन करें तो ये एक ही समय में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा होगा। यिंगजंग यह सुनकर जितना आगे बढ़ता गया उतना ही सेटिस्फाइड होता गया, क्योंकि हु हाई की बात बिल्कुल उसी डायरेक्शन में थी जिस बारे में वह खुद सोच रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जाओ गाओ की ट्यूटरिंग के बाद हु हाई इतनी तेजी से इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन यिंगजंग अभी हु हाई की तारीफ में एक शब्द बोल भी नहीं पाया था कि अचानक उसके कानों में एक ठंडी स्नॉट गूंज उठी। यिंगजंग ने अपना बढ़ता हुआ गुस्सा दबाया और धीरे धीरे अपने बगल में बैठे उस व्यक्ति की तरफ देखा। तुम्हारे इस इंसाइटफुल ओपिनियन पर यिंगजंग ने देखा कि तुम गर्व से सीना तानकर बैठ गए हो। तुमने आखिरी बाइट निगला और फिर हु हाई की तरफ देखकर कहा, मुझे सच में वंडर हो रहा है कि जाओ गाओ ने तुम्हें आखिर सिखाया क्या है। क्या तुम्हारे पास अपना ब्रेन नहीं है? दूसरों के आइडियाज को बस रिजिडली कॉपी करते रहोगे तो तुम्हारी अपनी थिंकिंग आखिर कब पैदा होगी? तुम्हारी इस बात ने हु हाई के थोड़े बहुत वापस आए कॉन्फिडेंस को फिर से ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया। लेकिन मजे की बात ये थी कि यिंगजंग को भी लगा जैसे ये इनडायरेक्ट टॉन्ट उसी पर किया जा रहा हो। जैसे तुम कह रहे हो कि आप भी तो इन्हीं कॉपीड आइडियाज में फंसे हुए हैं, मगर तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं था। तुमने बिना रुके बायू के सदर्न एक्सपीडिशन पर अपनी बात आगे बढ़ाई। आखिरकार बात इतनी सी है कि योर मैजेस्टी वर्ल्ड को यूनिफाई करके अपना नाम इटर्निटी तक याद करवाना चाहते हैं, लेकिन ये वॉर
न सिर्फ अननेसेसरी है, बल्कि इसमें मनी और मैन पावर दोनों वेस्ट होंगे। अगर वहाँ का क्लाइमेट और वाटर कंडीशंस हमारी आर्मी के खिलाफ गए तो सोल्जर्स को भारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ सकती हैं। आखिर यह सब योर मैजेस्टी की पर्सनल एम्बिशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ही तो हो रहा है। तुम्हारे वर्ड्स सुनते ही सारे प्रिंसेस के चेहरे पर शौक आ गया। ये तो हद हो गई। सबके मन में यही चल रहा था, क्या यह बच्चा अब सच में अपनी जान नहीं चाहता? लेकिन तभी तुमने अचानक अपना टोन बदल दिया। हालांकि यही तो बात है जो वे सिविल ऑफिशियल्स एम्परर के बारे में जरूर कहेंगे। मैंने एक्टिंग कन्विंसिंग की ना? यिंग जेंग की आंखें एक पल के लिए पूरी तरह फैल गईं। तुम्हारा यह सडन फ्लिप इतना अब्रप्ट था कि वहां मौजूद लगभग हर किसी की कमर ही टूट गई। तुम चकल किए और फिर गंभीर होकर बोले, लेकिन उन्हें क्या पता कि फादर एम्परर वास्तव में क्या सोच रहे हैं। अब तुम्हारी आवाज में पैशन भर चुका था। इन लोगों की विजन कितनी शैलो है। फादर एम्परर बाइयों को कन्वर्ट करने का इतना भारी प्रेशर इसलिए नहीं उठा रहे कि उन्हें बस एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसा नाम जो लाइफ टाइम तक याद रखा जाए, और उससे भी ज्यादा क्वीन डायनेस्टी की इटर्नल इनहेरिटेंस के लिए। ये लोग सिर्फ अपने सामने मौजूद चीजों को देखते हैं, लेकिन एम्परर की नजर 100 साल आगे है, 1000 साल आगे है। तुम्हारी ये पैशनेट और इंस्पायरिंग स्पीच सुनकर सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं, बल्कि यिंग जेंग के पास खड़ा छोटा यूनक भी आंखें फैलाकर तुम्हें देखने लगा। तुमने अपनी बात आगे बढ़ाई। बायुए के लोग ओरिजिनली ग्रेट जो डायनेस्टी के बॉर्डर सब्जेक्ट्स थे और उनका चू के साथ भी क्लोज कनेक्शन था। जब चू डिस्ट्रॉयड हुआ तो बायू ट्राइब्स ने भी मिलकर रेजिस्टेंस किया। अब ग्रेट चिन ने पुराने टेरिटरीज को रिक्लेम किया है, 6 किंगडम्स को कॉन्कर करके पूरे वर्ल्ड को पैसिफाई किया है और क्यूशू को फिर से रियूनिफाई किया है। अगर अब हम बयुए रीजन को छोड़ दें और उसे अनअटेंडेड छोड़ दें तो ये स्कैटर्ड ट्राइब्स सूनर और लेटर एक होकर एक नया नेशन बना सकते हैं। उस वक्त क्या वे खुद को सेंट्रल प्लेन्स का हिस्सा मानेंगे? मुझे डर है कि भविष्य में एक और फियर्स टाइगर जन्म लेगा जो ग्रेट चिन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। तुमने कुछ पल रुककर फिर बयू की स्थिति समझाई। बयू की जमीन बैरन है, पॉपुलेशन स्पार्स है और हर तरफ डेंस फॉरेस्ट है। वहाँ लार्ज स्केल ग्रेन कल्टीवेशन भी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें डिफीट करने से आखिर ग्रेट चिन को इमीडिएट बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका पर्पस क्या है? तुमने खुद ही जवाब दिया। पर्पस है ग्रेट चिन के सदर्न पीपल के लिए, ताकि उन्हें लगातार वॉर्स का सफरिंग न झेलना पड़े, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को हर समय युद्ध की चिंता और सैडनेस में न जीना पड़े, और उस हार्ड अर्न पीस और स्टेबिलिटी की रक्षा करना जिसका आनंद सेंट्रल प्लेन्स के लोग पिछले 500 ईयर्स से लेते आए हैं। तुम्हारी बातों ने वहां मौजूद सभी प्रिंसेस के ब्लड को जैसे गर्म कर दिया। यहाँ तक कि यिंगजंग भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर से कहा, गुड। तुमने तुरंत बयू के लोगों के बारे में अपनी विजन को और आगे बढ़ाया। साउथर्न यू के लोगों के लिए यह एक्शन सिर्फ अटैक नहीं होगा। हम उनके लिए टेक्नोलॉजी के सीड्स लेकर जाएंगे, उन्हें स्टोन को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करने के तरीके सिखाएंगे, कल्चरल एटिकेट और प्रॉपर एजुकेशन देकर उनकी वाइल्डनेस को धीरे धीरे खत्म करेंगे। इसे यूए पर अटैक कहना शायद सही नहीं होगा। ये तो एक तरह का पॉवर्टी अलिविएशन अभियान होगा। चिन सोल्जर्स वहां जाकर उनके फील्ड्स कल्टीवेट करने में मदद करेंगे, मलबेरी ट्रीज लगाए जाएंगे ताकि वे सिर्फ वेदर के भरोसे अपनी लाइवलीहुड पर निर्भर न रहें। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो पूरे क्लैन को भारी कैजुअलिटीज नहीं झेलनी पड़ेंगी। इस दृष्टि से एम्पेरर का एक्शन वास्तव में बेनेवलेंट है। लेकिन तुमने तुरंत अपनी बात का दूसरा हिस्सा भी रखा। मैम, फिर भी चाहे एम्परर कितना भी बेनेवलेंट क्यों ना हो, वह पूरी आर्मी को हमेशा के लिए बयुए में नहीं छोड़ सकता। 6 किंगडम्स के रॉयल फैमिलीज अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। एम्परर ने कई रॉयल क्लैंस को मारने का मन नहीं बनाया है। रिटन लैंग्वेज और यूनिफाइड करेंसी की सिस्टम भी अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लोकल पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड दी ओल्ड फ्यूडल स्टेट्स भी पूरी तरह बदला नहीं है। और नॉर्थ में श्योंगनू और दोंगहू जैसे फॉर्मिडेबल एनिमीज बैठे हैं जो ग्रेट चिन की नॉर्दर्न बॉर्डर्स को शिकारी नजरों से देख रहे हैं। इस वक्त डोमेस्टिक ऑर्डर स्टेबल जरूर दिखता है।